लाइव कमेंट्री देना अपने आप में। और डे वन से जैसे ही दूरदर्शन हैदराबाद केंद्र ने उसे आरंभ किया था, इधर अष्टाप का भी दे सकती हूँ, उधर उन कवियों का भी दे सकती हूँ। बाकी कवियों के जैसे कन्नड़ के हैं, तेलुगु के हैं, तमिल के हैं, इन सब का अलवारों का भी। प्रकृति को विकृत न करेंगे तो वही हमारे लिए संपत्ति है। डिस्क्राइब नहीं करना है, कनेक्ट भी करती हूँ। महावत को अपने माँ के थन के पास जाने नहीं देता तो एआई या गूगल ट्रांसलेट से अभी आप लोग कभी यूज है करके मैडम। देखिए। पॉडकास्ट में आज हमारी गेस्ट हैं आदरणीय डॉक्टर सुमन लता जी। हाँ। मैं इनकी ज्यादा परिचय नहीं देते हुए डायरेक्ट इनके मुंह से इनके बारे में सुनूंगी। और मैम, आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। आप तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश की काफी अच्छी राइटर हैं। आपने 25 साल से ज्यादा, शायद 28 साल तक महाविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया है। अनुवाद में आपका काफी बहुत ही आप जानी मानी, काफी प्रसिद्ध काम है आपका अनुवाद के क्षेत्र में। अनेक विद्यार्थियों ने आपके मार्गदर्शन में शोध कार्य किए हैं। आपने काफी दूरदर्शन के लिए और कई जगह कमेंट्री भी किया है। मैं उन सब पर भी डिटेल में आऊंगी। तो आपके इतने काम देखते हुए मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन मैं एक एक करके जानने की कोशिश करती हूँ आपसे ही इसके बारे में, आपके बारे में थोड़ी सी डिटेल में। इसलिए मैं खुद अपनी तरफ से परिचय नहीं देती हूँ। मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि 25 साल तक आपने तिरुपति देवस्थानम में जो ब्रह्मोत्सव हो रहा था, उसका दूरदर्शन पर आपने लाइव कमेंट्री किया। मुझे जरा उसके बारे में बताएं। लाइव कमेंट्री देना अपने आप में। और डे वन से जैसे ही दूरदर्शन हैदराबाद केंद्र ने उसे आरंभ किया था, तब मैं ऑल इंडिया रेडियो पर ऑन रोल्स पे थी। वहाँ काफी सालों से मैं अपने व्याख्यान, नाटक वगैरह सब कुछ कर रही थी। तो उन्होंने मेरा नाम भेजा था, इन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो जब तक हमें पता नहीं था कि वहां पे सामने बैठने तक कि हमें क्या करना है, सच्चाई यही है। लेकिन वहाँ पे जो काम होता, मतलब जो शोभा यात्रा निकलती है, फिर उसके बारे में जानकारी हमें रखना है। क्योंकि मैंने अष्टछाप के कवियों के साथ तिरुपति से संबंधित तालपात के कवियों का अध्ययन मैंने किया था रिसर्च के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत बेस मटेरियल था, मेरे लिए बहुत बेस मटेरियल था। पग पग पर मैं उनका उदाहरण दे सकती हूँ, इधर अष्टाप का भी दे सकती हूँ, उधर उन कवियों का भी दे सकती हूँ। बाकी कवियों के जैसे कन्नड़ के हैं, तेलुगु के हैं, तमिल के हैं, इन सब का अलवारों का भी। क्योंकि अध्ययन जो हमारे पास बेसिक जो मॉडल है, उसके आधार पर फिर जब शोभा यात्रा निकलती है, वे लोग अपना सीन दिखाते हैं, हमें यात्रा दिखाते हुए भक्तों को दिखाते हैं। आप भी देख रही होंगी ना अभी। तो एकदम से कैमरा जो है दूसरी तरफ जूम कर लेते हैं, कहाँ, वहां की प्रकृति की तरफ। फिर हमें उसे जोड़ना पड़ता है कि प्रकृति के साथ जुड़ना है। ये भगवान जो है ये है, और प्रकृति है, और प्रकृति के साथ फिर लक्ष्मी को जोड़ते हुए, लक्ष्मी हमारी संपदा यही है कि प्रकृति को हम विकृत ना करें। प्रकृति को विकृत ना करेंगे तो वही हमारे लिए संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति है गोधन, गजधन, बाजधन। लेकिन जब संतोषजन धन कब आता है, जब हमारे पास ये सब कुछ होता है। तो ऐसे जोड़ते हुए अपने आप को बहुत ही अलर्ट रखना पड़ता है। सब कुछ स्पॉन्टेनियस होता है कि हाँ, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं, सोच समझ के कुछ भी नहीं। तो फिर बीच में भक्तों को आप देख रहे होंगे, भक्तों को दिखाते हैं वो डांस कर रहे हैं। अगर लजीम डांस कर रहे हैं तो हमें लजीम का कर रहे हैं तो हमें बताना होगा कि ये लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। और फिर वहां पर वो जोड़ना पड़ता है कि कितनी हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। फिर अगर या नहीं तो पुरंदरदास के कीर्तन गा रहे हैं तो कन्नड़ साहित्य का जो है वो भक्ति साहित्य के बारे में, फिर आलवारों के बारे में, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पर नींव डली हैं। और दूसरी बहुत बड़ी चीज है, रामानुजाचार्य जी के बारे में बताना पड़ता है, शंकराचार्य जी के। यानी
ऐसी चीजें हैं जहाँ पर हमें स्पॉन्टेनियस जिसे आप अब कहेंगे सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करना है, कनेक्ट भी करती हैं, चलती हैं। इसके पीछे का इसीलिए स्टोरी मुझे जो है, हाँ, स्टेज पर आकर बोलने के लिए वहां पे जैसी स्थिति होती है, मेरे पहले के लोगों ने क्या कहा है उसे जोड़कर मैं अपना कहती हूँ, लिखा लिखा हुआ नहीं कहती हूँ कि और कैसे ये काम उन्होंने कंटिन्यू 25 साल से कर रही हैं। 96 to 2019, फिर बाद में कोरोना आ गया था ना। इम्प्रेसिव। मैम ऐसा ही आपका इतना ही लंबा चलने वाला एक और काम है, जो कि आपने विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथावली का ट्रांसलेशन कर रही हैं, या हो चुका है 25 साल से, एक किसी हाँ, पत्रिका के लिए जी जिस जी मंदिर जी। से जुड़ी है, जरा इसके बारे में बताएं। हाँ, ये जो है विष्णु सहस्त्र नामावली गाथाएं हैं, वो जो मूल लेखक अंग्रेजी में हमें भेजते हैं, वो है बेसिकली रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सीनियर मोस्ट, लेकिन उनकी आस्था वो वैष्णव श्री वैष्णव होने के कारण। लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि मैं इस बहाने बहुत सीखती हूँ, बहुत सारी गाथाएं हमें नहीं मालूम है पहले की। अब मैं उनसे कह रही हूँ कि 300 हो गए हैं, अब हिंदी में भी आप छापिए, इतना सब कुछ हमने किया। तो अपना सौभाग्य ही समझिए कि वो जब एक केवल व्याख्या आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से नहीं, उससे जुड़ी हुई एक नाम को लेते हैं, विश्वम नाम लेते हैं, आरंभिक नाम जो है विष्णु नाम लेते हैं, फिर उससे जुड़ी हुई एक अच्छी सी गाथा हमें बताते हैं कि ये देखो, इसीलिए ये नाम सार्थक होता है। वो महाभारत का हो सकता है, भागवत का हो सकता है, रामायण का हो सकता है, या नहीं तो अपने एक्सपीरियंस का होता है। तो ये नाम आप जाप करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। यानी साधारण भक्त के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए समझने में आध्यात्मिकता उसे नहीं आती है। और वहां पर आप यकीन करेंगी 60,000 सब्सक्राइबर्स हैं पत्रिका के लिए। अच्छा, हाँ, और मैं भी कभी कभी किसी किसी को, बहुत सारे लोगों को, किसी किसी को क्या, एक साल भर का चंदा भर देती हूँ और उनका एड्रेस देती हूँ, ताकि उनके घर पहुंच जाता है, तो मेरे तरफ से वो गिफ्ट है उनको साल भर के लिए। तो कभी मैं भी देखूंगी कि कैसी पत्रिका है। सुनी हूँ, लेकिन हाँ देखिए, हाँ, वाक नाम है ना इस पत्रिका की। बस आप एक काम कीजिए, मुझे आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं उनसे कहूंगी आपको डायरेक्ट भेज देते हैं। ठीक है, ठीक। आप मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए। और मुझे बहुत लिखने के साथ साथ सीखने का बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है ना। तो ये बहुत, इसीलिए मैं यही हर बात है कि महीने, इतना नॉलेज है आप में, फिर भी आप में कह रही हैं कि सीखने का अवसर देख रही हैं, बहुत और ये बहुत चीज सीखने वाली है हम लोगों के लिए। बहुत मिलता है मैडम, बहुत मिलता है। मैं बताती हूँ आपको कि कल ही मैंने जो एपिसोड 300 एपिसोड, यानी बिल्कुल 25 इयर्स पूरे हो गए हैं एवरी मंथ, है ना। तो बहुत बहुत बधाई। 300, हाँ, धन्यवाद धन्यवाद मैडम। और उसमें एक जो अ, हाथी के बारे में एपिसोड है कि हाथी कैसे एक जंगली जानवर है विदेशियों के लिए, उन लोगों के लिए केवल एक विदेशी। उन हाँ, लोगों ने जब यहाँ भारत आकर देखा है कि हाथी ऐसे घूम रहे हैं सड़कों पर और महावत उनके बगल में आराम से चल रहा है, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, और उन्होंने एक बहुत सारे वीडियोस निकाले हैं। तो उसमें एक वीडियो में ये बहुत ऑब्जर्वेशन की बात है कि हाथी का बच्चा, शावक जिसे हम किसी भी पशु के बच्चे को कहते हैं, तो वह शावक पैदा होने से महावत के हाथों में ही पैदा हुआ है। उसे लाड़ता है, उसे नहलाता है, खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ करता है, अपने बगल में सुलाता है। अगर माँ का दूध कम पड़ रहा है तो बोतल में उसे दूध पिला रहा है, सब कुछ चल रहा है। नहीं खेल रहा है तो वो भी बच्चे जैसे मुंह फुलाकर बैठ जाता है। सारी चीजें होती हैं, लेकिन महावत को अपने माँ के थन के पास जाने नहीं देता हाथी का बच्चा। हाँ, अच्छा, नहीं मुझे जाने, नहीं पता था। सच में, सच में। तो ये बड़ा ऑब्जर्वेशन है, किसी ने नहीं किया था। फिर नेक्स्ट डे जो है छोटी सी बच्ची आती है, खूबसूरत लड़की, तो उसको निहारती रहती है
ये हाथी निहारता रहता, हाथी का बच्चा, और जब एक्ट करते हैं कि वो माँ के पास गई है लेकिन उसने कुछ नहीं कहा है। बच्ची के सौंदर्य को निहारती हुई, उसकी प्रभा को देखती हुई वह इतनी तन्मय हो गई है कि जहाँ पर महावत को उसने भगाया है लेकिन बच्ची तो को उसने बच्ची को कुछ नहीं जाने कहा देती है। है। तो ये एपिसोड जो है उसी के लिए जुड़ा हुआ है कि भगवान की प्रभुता इसी है, इसीलिए हम उनको प्रभवे नमः कहते हैं, ऐसे जोड़ा जाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो फिर क्या कहना है, जब सीता मैया के पास हनुमान जी के जाते हैं कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ, तो सीता कहती है कि कैसे मुझे पता चलेगा कि तुम राम के दूत हो। तो वे राम का एक ही मात्र ही वाक्य कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, राम कमल पत्राक्ष, जिनके नयन कमल पत्र के समान है, वो अपने ओर सारे लोगों को आकर्षित करते हैं। तो फिर यही प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी ने पूरे विश्व को देखा है क्या? तो यहाँ पर सोचने की बात है कि मरकट है, मरकट की दृष्टि कैसे रहती है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर बंदरिया मन जिसे हम कहते हैं, वो कूदता रहता है, फुदकता रहता है। ऐसे कूदने फुदकने वाले जानवर को ही जब राम ने अपनी ओर कर लिया है, तो बाकी चीजों के बारे में क्या कहना है। इसीलिए उनकी प्रभुता अपने आप में अपरिमेय है, लोग जो है अपने आप खिंच जाते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम के 300वां नाम जो है प्रभवे नमः, यानी प्रभा, उसकी आभा, भगवान की आभा। तो ये जो आकर्षण की प्रभुता है, प्रभुता यानी अधिकार नहीं, प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे यानी मैंने मतलब इसलिए एक कहा है नाम की व्याख्या एक एपिसोड में होती है। एक एपिसोड में होती है, ऐसा नहीं है कि उसका केवल, हाँ लास्ट में देते हैं हम, निरुक्ति में ऐसे कहा गया है, इस नाम का ऐसे आया है, और यहाँ पर इस नाम के लिए ऐसे कहा गया है। निरुक्ति का देते हैं कि जिसमें निरुक्ति में यही है ना कि उसके शाब्दिक अर्थों को लेना है, तो इसको देते हैं। लेकिन उससे पहले एक साधारण पाठक को समझने के लिए ये एक महत्वपूर्ण काम होता है, इसीलिए उसकी अभी अपने दो आप में दो प्रश्न में ही मुझे आपके बारे में इतना कुछ जानने को मिला। आपका ज्ञान कितना विस्तृत है ये तो मुझे पता ही था। अब मैं थोड़ा सा, आपका कार्य क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हूँ कि मैंने सुना है कि आपने अपने स्वर्गवासी पति के नाम पर एक गोल्ड मेडल शुरू किया है जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी देती है, और इस 2.5 लाख आपको मिला था उत्तर प्रदेश से सौहार्द सम्मान में, उससे ये पुरस्कार शुरू किया है। मैं आपके शिक्षा संबंधित और कार्य के बारे में आऊंगी, लेकिन थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। ये जो गोल्ड मेडल इसलिए है, मैंने आधा दिया है, मेरे पति के विद्यार्थियों ने मेरे पीछे पढ़कर कि नहीं हम सर के नाम पर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके घर में जैसे बिल्कुल अंतेवासी शिष्य होते हैं, खाया पिया पढ़ा सब कुछ किया है, दिन रात आपने भी हमको खिलाया है पिलाया है। तो इसके लिए तो आधा उन्होंने 5 लाख रुपए हमको वहां पर एफडी डालनी पड़ती है, तो उन्होंने 2.5 लाख दिया है और मैंने 2.5 लाख। देखिए मैडम, आज के जमाने में कौन देता है ना, ये अपने आप में बड़ी गदगद की, मैं जो हूँ पति है इसलिए मैं दे रही हूँ, लेकिन कोई विद्यार्थी या उनके कुलिक क्यों देते हैं, उनके प्रति वो जो सम्मान है तो मैं उसे बरकरार रखना चाहती हूँ। इससे पहले भी 30 वर्षों से मैं अपने माता पिता और सास ससुर के नाम पर 10वीं पास के विद्यार्थियों को मैं देती हूँ सिल्वर मेडल्स और कैश अवार्ड्स। ये कोई संस्था देती है या आपकी तरफ से ही? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से देती हूँ, लेकिन जो संस्था हमारे पिताजी ने स्थापित किया था कि हम लोगों के जो जितने भी 73 की बात है, उस समय इतना आगे नहीं था, इतना सब कुछ नहीं था, नहीं हमें पढ़ाई लिखाई ज्यादा करनी है हमारे, और पढ़ना लिखना ये सब उनके लिए, उनका एनकरेजमेंट अपने आप में रहता था, मुफ्त में पढ़वाते थे, घर पे रखते थे, ये सारी बातें। तो उसी का विरासत लेकर मैंने किया है कि उनके नाम पर संस्था। तो लड़का जो 10वीं में हाईएस्ट नंबर पाता है उसको पिताजी के नाम पर सिल्वर मेडल और ससुर के नाम पर कैश अवार्ड। ये कौन सी संस्था जो आप कह रहे हैं आपके पिताजी ने शुरू किया था? ये विशाखापट्टनम में है, ब्राह्मण संस्था है ये।
कि हम लोगों को आगे बढ़ना है। उस समय आईएएस वगैरह इतने नहीं थे, तो करना है ये सब। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक। फिर जो है माँ के नाम पर सिल्वर मेडल लड़की को देती हूँ, सिल्वर मेडल, और सास के नाम पर कैश अवार्ड लड़की को, क्या मतलब क्योंकि आप ज्ञान प्रसार के साथ साथ समाज सेवा को, ज्ञान को आपने समाज सेवा का एक माध्यम बनाया है। करना ही है ना, करना ही है, तभी जाकर अपने आप को सामाजिक प्राणी कह सकते हैं। और मेरे पति का बहुत सहयोग रहा है। अगर मैं पढ़ाई के बारे में कहूंगी तो बीएड डिग्री लेकर आई थी मैं, शादी हुई है दिल्ली में ही हमारे बसेरा था, आरकेपुरम में रही हूँ मैं। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन में मेरे मैं हस्बैंड थोड़ी थे। सी, हाँ, मैं इसी पर आ रही थी कि आपका जन्म काशी में हुआ है, लेकिन आप ओरिजिनली शायद तेलुगु भाषी क्षेत्र से हैं। जी जी, पिताजी तो सेंट्रल सर्विसेज में थे। अच्छा, तो थोड़ा अपने प्रारंभिक जीवन शिक्षा के बारे में बताएं। हाँ, तो वहीं पे पैदा हुई मैं, कहाँ? काशी में। अच्छा, काशी में पैदा हुई हैं। और फिर पिताजी के साथ तो आपकी शिक्षा कहाँ हुई? विशाखापट्टनम, नागपुर, काशी, विजयनगरम, जो 4 अच्छा, प्लेस। इसीलिए इतने संस्कार, जो संस्कृति है हर क्षेत्र की, आपको इतना नॉलेज है, इंटरेस्ट भी होगा, ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी भी होगी। और ये केवल संस्कृति नहीं है, भाषाओं पर भी आपकी अच्छी पकड़ है। आपकी मातृभाषा हो गई तेलुगु, लेकिन आपके जो काम है हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, और ट्रांसलेशन ऐसी चीज है जिसमें आपको दोनों ही भाषा, जिससे आप ट्रांसलेशन कर रही हैं, जिसमें आप कर रही हैं, पूरी होल्ड होनी चाहिए। भाषा पर कमांड हो, केवल भाषा के लिए, भाषा के भाव को भी आप पकड़ सके। तो इतनी अलग अलग भाषाओं को जो आपको नॉलेज है, ये भाषाई यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? भाषाई यात्रा मैं आपको बताती हूँ। जब हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ बनारस में, पहली बार प्रेमचंद की कहानी जो है, ईदगाह कहानी, तो अब मुझे दुख होता है कि जिस मार्ग पे हम चलते थे फिर प्रेमचंद जी भी उसी पे चलते थे। पता नहीं था उस समय, चौथी कक्षा में, जब तीसरी चौथी कक्षा में, फिर वहां होने के बाद नागपुर गए हैं, तो पिताजी का हमेशा ये कहना था कि जिस प्रदेश में है उस प्रदेश की भाषा सीखना अनिवार्य है, तो इसलिए मुझे मराठी मीडियम में डाले हैं। अच्छा, चौथी और आपको मराठी पांचवी भी आती है? में थी, अब वो भूतकाल हो गया है क्योंकि अब वर्तमान में कोई नहीं है। लेकिन हिंदी को मैंने अपने आप में बचा के रखा है। फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई, तेलुगु मीडियम में पढ़ाई हुई, जितने भी, यानी अपने आप को मैंने उन सबके लिए तैयार किया है और मेरे लिए फायदा भी हुआ है। तो आपके, जब आप भाषा की बात कर रही हैं और साहित्य की बात कर रही हैं, संस्कृति, और यहाँ पर सब कुछ एक जुड़ता हुआ है, शिक्षा, भाषा, साहित्य, संस्कृति। इस संबंध में मेरी 2 क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है कि एक तो जो आजकल उत्तर दक्षिण का विवाद है, जो कि एक साहित्य भाषा की विवाद बन गया है। इसको लोग 2 भाषा, मतलब 2 कल्चर में जो है सो एक दूसरे का विरोध देख रहे हैं। उत्तर भारत को डर है, या दोनों के एक दूसरे से डर दिखाया जा रहा है। इस विवाद को आप कैसे देखती हैं? भाषा को आप 2 संस्कृतियों के बीच पुल मानती हैं? क्योंकि देखिए, दोनों में कोई बेसिक डिफरेंसेस नहीं है इन संस्कृतियों में, लेकिन फिर भी ये भाषा खाई है या पुल है? आप कैसे देखती हैं? नहीं, उससे हमें पुल बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ जी। कि जब मैं हिंदी में ही हूँ और हमारे परिवार में हिंदी बोलते हैं बहुत सा अधिक लोग, जो अब आजकल अंतर्राष्ट्रीय, इसीलिए जब भी मैं कहती हूँ तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत नहीं कहती हूँ, भारत का दक्षिणी भाग कहती हूँ। बात है। हाँ। भारत का दक्षिणी भाग कहती हूँ। और अभी जो मौलिक कविता संकलन मेरी आई है, जो हिंदी में मैंने कविताएं लिखी हैं, उसको प्रयागराज से उसका पब्लिकेशन हुआ है, तो उसका पहला जो है, करूँ तुझे शत शत बार मन कहकर, मैंने हिमालय को ही मैंने प्राथमिकता दी है, क्योंकि पूरा देश के लिए अखंड रखने के लिए। फिर इसके बाद गंगा को मैंने लिया है, जो हमारी संस्कृति को बहती धारा, वहां से लेकर जहाँ समंदर में मिलती है, तो इस धारा को बनाए रखने के लिए। और आश्चर्य होता है जब हम पुराने काव्य, आप
मैं जब आपने कहा है तो अलग अलग नहीं, यहाँ पर दक्षिण में बैठा हुआ कवि लेखक वृंदावन के बारे में लिख रहा है, काशी के बारे में लिख रहा है, न कभी गया था, लेकिन अपने जो है मानसिक रूप से चक्षुओं से देखकर, जैसे सूर देखते हैं अपने चर्म चक्षुओं से नहीं, अंतर चक्षुओं से देखते हैं, तो उन्होंने जो वर्णन किया है आज जाकर हम देखते हैं तो वहां पर वो सब मिलते हैं। यानी उसका कितना ज्ञान है, केवल हमने जाना नहीं है कि ये सब कुछ है। नहीं, ये इस मामले तो में मुझे जी जी अनुवाद के माध्यम से ये संभव है। जब हम अनुवाद करते हैं तो अच्छा इस भाषा में ये लिखा गया है कहकर हमें पता चलता है, यही बात है। और मंदिरों की भूमिका जो है इस मामले में मुझे लगता है या तो उत्तर भारत में, या जितना मैं जानती हूँ, लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कल्चर को बचाने ही नहीं, कल्चर को या भाषा को जो आपसी जो संपर्क है, इसमें भी मंदिरों की क्या भूमिका रही है। जैसे कि कोई भी हम लोग दक्षिण में जाते हैं तो सही में देखते हैं वहां पर भाषा प्रदेश की बात नहीं होती। हमारा गुरु आश्रम नेपाल में है, वृंदावन में छोटे से, मैं भी रामानुज संप्रदाय से हूँ, तो अच्छा, वहां पर जी हम लोग तिरुपति, वहां पे हम लोग का ये रंगनाथ मंदिर ही हम लोग का है हेड ऑफिस। अरे वाह, तो वहां से जो बच्चा पढ़ते हैं 10th तक, वहां पढ़ाई होती है नेपाल के हमारे जो आश्रम है, उसके बाद पढ़ाई होती है वृंदावन में। उस शिक्षा के लिए फिर वो लोग श्रीरंगम आते हैं, और इस तरह से एक कल्चर का जो हायरार्की रहता है, और मुझे लगता है संपर्क भी बना रहता है। तो इस पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया है, या आम जन जो है इस पर उतना फोकस नहीं करती है। एक तरह से मंदिर का डपोर संखी वाला बन गया है कि ये लोग अंधविश्वासी है, या समाज में उनका कोई रोल नहीं है, इस टाइप से बन गया है एक शायद। जी मंदिर जो, अगर मैं भारत के उत्तरी भाग को और दक्षिणी भाग को लेती हूँ तो उत्तरी भाग ने जो जंजामतों को सहा है ना, फिर भी वो खड़े हैं, ये तारीफ की बात है। सही बात है। हमारे अंदर की आस्था जो टिकी हुई है उसके कारण, वरना कब के हम नष्ट हो जाते थे, है ना। ये सब संस्कृति कुछ हमारे हस्ती मिटती नहीं हमारी। हाँ, दक्षिण में क्या हुआ है कि वो धीरे धीरे आया था। अब विजयनगर साम्राज्य जैसे बन गए हैं, विद्यारण्य, या नहीं तो अच्छा, किसी ने पूछा था कि राम और कृष्ण तो भारत के उत्तर में पैदा हुए थे, दक्षिण का क्या है, तो जवाब यही है कि राम और कृष्ण के बारे में व्याख्या करने का श्रेय जाता है शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जी तो तेलुगु भाषी थे। वे जब जा रहे थे उत्तर में, वृंदावन जा रहे थे, उनके माँ पिताजी, तो बीच में वो पैदा हुए हैं। मैंने शायद आपको भेजा है या नहीं, लेकिन वल्लभाचार्य जी के जो उनके जो हस्ताक्षर का जो फोटो है वो भी मुझे मिला है। तो क्योंकि मैं विशुद्ध अपने पश्चात के कवियों के बारे में काम करना है तो मुझे शुद्धाद्वैत दर्शन लेना है, और ताड़पा के कवियों के बारे में करना है तो उनके श्री संप्रदाय जिसे हम विशिष्टाद्वैत कहते हैं। लेकिन दोनों में जो है बेसिक अद्वैत है ना। ये अद्वैत को शंकराचार्य जी का अद्वैत, कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, ये लोग जब 32 साल की आयु में कालड़ी से लेकर केदारनाथ तक वे जाकर आए हैं और उन्होंने भारत को एक बना के रखा है, तो उनको ही पूरा श्रेय जाना चाहिए। कुछ तो बाकी भी जो बाद तक भी जो भी संत हुए हैं, अलग अलग संप्रदाय के हैं, उनके लिए जो आदर की भावना है पूरे देश में है। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, बंगाल हो, असम हो, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन जितना उनको अपने क्षेत्र में मिलता है सम्मान, उतना ही किसी भी भाषा भाषी में उनको सम्मान मिलता है, क्योंकि वो ईश्वर के भक्त थे। हम बस इतना जानते, ईश्वर के भक्त थे, ईश्वर के करीब थे, सम्मान के पात्र हैं हमारे। और एक मंदिर के बहाने कितने सारे लोग अपनी जीविका चला सकते हैं। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, वास्तुकला, उसमें वैज्ञानिक, द आर्ट ऑफ साइंस एंड लिविंग साइंटिफिक, द आर्ट ऑफ साइंस, द लिविंग ऑफ साइंस इज द वे ऑफ लिविंग आर्ट। देखिए, जब
आप बड़े बड़े मंदिर को देखते हैं तो जब तक उनके अंदर वो नॉलेज नहीं है तो वो बनता ही नहीं है, कब का वो जो है ढेर हो जाता था। तो नहीं जीवित उदाहरण उसमें है हमारे हाँ ज्ञान के। हाँ, और अहिल्याबाई होलकर जैसी जो महिलाएं हुई हैं प्रातस्मरणीय जिसे हम कहना चाहिए, उनके कारण आज जो बचा है, वरना हमारा और मंदिर कोई एक आस्था का प्रदेश नहीं है, वो जो है इतने सारे लोगों के लिए, और उसमें किसी के धर्म रीति रिवाज नहीं आते हैं। जो वहां पर फूल बेच सकता है वो फूल बेचता है, जो चप्पल रखता सही है वो चप्पल, उसके जो है जीविका चलती है ना। तो हर वर्ग के लोग के लिए, और वैदिक पाठशालाओं के बारे में हमें मालूम है 6 महीने तक जब एक लाइब्रेरी जल रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कितनी सारी किताबें, और चरक और सुश्रुत सुश्रुत के जो है हम मूर्ति देखते हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, उनके बाद मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में रखा गया है ना, कि वो सबसे बड़े महान हैं। तो इन चीजों को हमें, चलिए धीरे धीरे हम लोग भी कर रहे हैं ये आप तो कर पॉजिटिव। ही रही हैं, हम लोगों के लिए, हमारे बाद वाली जो पीढ़ी है उनके लिए प्रेरणा है। और ये अच्छी बात थी कि न्यू जनरेशन अब ज्यादा अवेयर हो रही है अपने कल्चर, अपने जो पुराने ज्ञान है उनके प्रति। मैम यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं अपने पुराने ज्ञान के लिए, पुराने ज्ञान की पुराने समय से जानकारी में थी लेकिन रिलेवेंट हो सकता है आज भी हो, तो यहाँ पर एक ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप भी काफी किताबों, काफी ट्रांसलेशन में आपका काफी काम है, और इसको आप कैसे देखती हैं? मैं सिंपल आप पे ही छोड़ती हूँ कि ट्रांसलेशन कितना इम्पोर्टेंस है, कितना क्या इम्पोर्टेंस मानती हैं आप? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमने ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा होगा तो दास कैपिता का अनुवाद नहीं पढ़ते थे, वो जर्मन भाषा में रह जाता था। पूरे विश्व में जो है अपने जो है श्रमिकों को और दूसरे लोगों को जो है एक होने के लिए कहने वाले लोग नहीं आते थे, है ना। अगर हमने नहीं पढ़ा, हॉक्स, रूसो वगैरह जितने भी हैं, उन लोगों को नहीं पढ़ा होता तो रेवोल्यूशंस के बारे में हम नहीं जानते हैं, और कालिदास को नहीं पढ़ा है तो हमें क्या मालूम कि शकुंतला कैसी है ना। और राजा रवि वर्मा ने उनको जो है एक आकार दिया है इन सारी चीजों का। तो ये ट्रांसलेशन के माध्यम से, ट्रांसलेशन में भी दो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आरंभिक रूप में जिन्होंने किया है उन लोगों ने केवल अपने ज्ञान, यानी अपनी जो भाषा है उस भाषा के ज्ञान को अपने अलग लक्ष्य भाषा में ले जाने के लिए उन्होंने किया है, कि उनका यही मकसद था कि अरे ये नॉलेज है उसको हम वहां पे ले जाएंगे, इसलिए अनुवाद आपको शिथिल दिखता है। ये भी मैं बता रही हूँ। बाद में क्या हुआ था, अनुवाद को जब आप एक क्या कहेंगे आप, जीने की राह के रूप में देखना चाहती हैं तो वहां पर जो है अर्थव्यवस्था बीच में आ जाती है ना। तो अर्थव्यवस्था जहाँ पे आ जाती है तो वहां पे, लेकिन चाहे जो भी हो, वहां जो है हमें अपने मन को पकड़ना है, उसके नस को पकड़ना है। रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस वाली बात जो होती है ना। मैंने आपको जो बताया था शेक्सपियर के सोल के बारे में, तो वो स्पेलिंग की वजह से है। और जितनी भी किंग लियर की कहानी हम पढ़ते हैं, फिर से मैं आपको शेक्सपियर का ही उदाहरण दे रही हूँ, तो बेटी कहती है कि मैं अपने पिताजी से उतना ही प्यार करती हूँ जितनी चुटकी भर नमक। तो पिताजी को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं इसको जो है निकाल दो, देशवास, उसको बाहर बहिष्कार कर दो। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो नहीं खा सकते हैं, कम हुआ तो नहीं खा सकते हैं। तो बिल्कुल उसी मात्रा में उसको पढ़ने के बाद, या नहीं तो उसे जानने के बाद, उसके आधार पर कितने सारे चीजें बनी हैं। किसी नाटक को, भवभूति के नाटक को, या नहीं तो दंडी के नाटक को, दंडी का जो है दशकुमार चरित्र आप पढ़ते हैं तो उसमें जब राजकुमार के ये जो दांत हैं वो निकल जाते हैं तो वह कैसे किसी व्यक्ति को, कैसे उसकी आवाज आती है, उसको उन्होंने हूबहू लिखा है।
दंडी ने लिखा अपने दशकुमार चरित्र में। और यहाँ दक्षिण भारत में आप जानते ही हैं कि विवाह और जनेऊ संस्कार में काशी जाने की एक रस्म है ना? तो वो रस्म किस लिए है कि लड़का जा रहा है काशी विश्वविद्यालय में, अपने आप में महोन्नत है, वहां से पढ़कर आएगा तो उसकी फिर पढ़ने के बाद 1 वर्ष के लिए उसे पूरे देश का जो है भ्रमण करना पड़ता है। सबसे उसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का बैलेंस हो। जब गुरुकुल में बच्चा पढ़ाई के बाद उसे कहते हैं कि तुम जाकर सारे विश्व में देखकर आओ, सारे धरती पे देख के आओ कि कौन सी जड़ी बूटी हमारे लिए काम नहीं आती है, तो वो पूरा भ्रमण करके आता है, कहता है कि नहीं, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो हमारे काम की नहीं है, हर चीज हमारे काम की आती है। तब गुरु से कहता है कि तुम जाकर अपना जो है आरंभ कर सकते हो, है ना? तो वैसे पर्यावरण से संबंध भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, एसोसिएटेड है पर्यावरण से। हम लोग पर्यावरण के मालिक नहीं हैं या गुलाम नहीं है, उसके सह अस्तित्व की बात करते हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी तरफ भी कुछ परंपराएं हैं, लाइक शादी में जो होती है या जनेऊ में होती है, किसी विशेष की पूजा, वृक्ष की पूजा करते हैं। अलग अलग ऐसी चीजें हैं जिनका हम जब हम उसको प्रैक्टिस है हर क्षेत्र में, जो किसी न किसी तरह एसोसिएट है प्रकृति से। तो आप इसको कैसे देखती हैं? प्रकृति नहीं है तो मनुष्य विकृत हो जाता है। मनुष्य के अंदर की विकृत भावनाएं आने के कारण प्रकृति को नाश कर रहा है। स्वार्थ की भावना आ गई है, कैसे कब आ गई है उसके अंदर, धीरे धीरे ये जो है लालच वाली बात आने के कारण वो प्रकृति को ध्वंस। मुझे आज भी याद है, बचपन में कहा करते थे ये फ्लैट्स की संस्कृति सिर्फ बॉम्बे जैसे देशों के लिए, जैसे शहरों के लिए है जहाँ पर जगह कम है क्योंकि वो समुद्र पे आ रहा है, लेकिन दिल्ली और हैदराबाद या नहीं तो और प्रदेशों के लिए नहीं है, क्योंकि ये विशाल काय है। दिल्ली के लिए भी कहा गया था कि उसके लिए फ्लैट्स की संस्कृति नहीं है, अपने आप में आराम से घर बन सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जितने लोग हैं उनके जो है खेती खलिहान छोड़ के उन खेतों को बेच के शहर आ रहे हैं। कारण यही है कि रोज की रोटी कमाने के लिए है, वहां पर करने के लिए उसके पास न धन है, न उसके पास कोई संसाधन है, न साधन है। तो हम छठ की पूजा करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे एक छोटा सा पोखर मिलेगा। नदी की बात छोड़ दीजिए, आप तालाब की बात छोड़ दीजिए, पहली बार जो ले जाते हैं तो उन्हीं के पास ले जाते हैं। बट वृक्ष की पूजा करवाते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें जो है एक प्रकार की जो धार्मिकता है, इसलिए कि उस तरह से तुम्हें रहना है। उसका बीज जितना छोटा होता है इतना बड़ा विशाल बन के उसके जो है उस पर छांव देता है, उसके नीचे छांव है, उस पर छोटी छोटी आती हैं फल छोटे लगते हैं, लेकिन उसका जो है इतना बड़ा विशाल एक जगह से दूसरी जगह और इतनी सारी चीजें। तो ये हमारे लिए प्रकृति के साथ ही मनुष्य जुड़ा हुआ है। पैदा होते ही उसके पालने के लिए एक पेड़ की तो आवश्यकता होती है ना। और ये हर भाषा में जो वहाँ की ज्ञान है, वहाँ की संस्कृति है, लिपिबद्ध किया गया है, क्योंकि मातृभाषा में सबसे अच्छी कहते हैं कि वहाँ का ज्ञान अनुभव जो है या भावनाएं उसको प्रकट किया जा सकता है। हम फिर अपने बात पे आते हैं कि इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से दूसरी भाषाओं के लिए अवेलेबल करवाया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो आप ट्रांसलेशन में क्या चैलेंजेस देखती हैं? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आर्थिक स्थिति की बात कही, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके, और कुछ और भी है तो बताएं प्लीज। साहित्य जो है, हम साहित्य के विद्यार्थी होने के कारण फर्स्ट हमारा चॉइस वही रहता है कि हम साहित्य का करेंगे। फिर उसके बाद जो है जितने भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ये सब करते हैं। चैलेंज वहां पे आता है जहां पर हमें कुछ वैज्ञानिक करने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो वैज्ञानिक करने के लिए एक तो
भाषा आना अलग है, विषय की जानकारी होना अपने आप में अलग है। या नहीं तो विधि है, कानून है, या नहीं तो संविधान के बात में है। मैं आपको फिर से वही वाक पत्रिका की ही बारे में बताती हूँ कि उसका जो एडिटोरियल होता है, ये विष्णु सहस्त्रनाम लिखने के लिए मुझे 2 दिन लगते हैं अनुवाद करने के लिए हिंदी और तेलुगु में, लेकिन एक एडिटोरियल का अनुवाद करने के लिए मुझे 2 दिन लगते हैं। कारण यही है कि उसमें जितने आर्टिकल्स हैं, और आपने देखा, आपको तो मालूम है कि इतने लंबे लंबे एक पैराग्राफ एक पूरा सेंटेंस होता है ना। इसका कारण यही है कि हमने अपने देश के जितने भी पुराने जो बने हुए थे उन सबको छोड़कर अंग्रेजी को हमने लिया है ना। तो उसमें जो है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, तो उन कंपाउंड सेंटेंसेस को पहले मैं देखती हूँ, पहले सोचती हूँ कि उसको सिंपल सेंटेंस में बनाना। इट इज द टफेस्ट थिंग टू राइट ए सिंपल सेंटेंस, है ना। साधारण वाक्य में लिखना सबसे मुश्किल है। तो वहां आकर जब तक मुझे समझ नहीं आती है, वरना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में मैं गलत नहीं लिख सकती हूँ, फिर इतना ये जो है मुझे कारण से कार्य तक, कार्य से कारण तक आना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, फिर वैज्ञानिक है, हमने कैंसर पे लिखा है। एक कैंसर जो 108 जो जो कैंसर के मरीज थे, वे बाहर आए हुए हैं, उभर कर आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो कैंसर के हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने किताब लिखी है और वे चाहते हैं कि उसे हिंदी में भी करवाया जाए। तो हमने किया है। पहले मैं डर गई कि अरे बाप रे, मुझे तो आता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे पढ़ा है, फिर एक ही दिमाग में आया है कि देखो, हम समाज के सामने एक पॉजिटिव रख रहे हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं। क्योंकि कैंसर नाम लेते ही लोगों के दिमाग में जो है एक डर आ जाता है, उसके परिवार के सामने, उसके आर्थिक के सामने। तो 108 केसेस हैं बबीता जी उसमें। तो मैंने हमारे दोस्त को आधे दिए हैं ताकि हम दोनों मिलकर कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा। और हमेशा जो कहानियां वगैरह अब आती हैं, तो मैं अपने बाद के जो लोग हैं उनको देती हूँ कि अब आपको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, आपको आगे आना होगा। हमारी पीढ़ी खत्म होती जा रही है, पीढ़ी खत्म होती जाती है, लेकिन ये भाषा, संस्कृति, ये जो है कड़ियां जुड़ी रहनी चाहिए। तो इसलिए उनको बनाने के लिए फिर उनका जो है ठीक करते रहता है। लेकिन हाँ, ये जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें एक चीज कॉमन है कि चलो गूगल का यूज कर लेते हैं, कुछ भी इसको स्कैन करके डाल दो, एआई खुद ट्रांसलेशन करके दे देगा। तो उस ट्रांसलेट में और जो ह्यूमन करता है, आपको क्या लगता है कितना हेल्प ले सकते हैं हम एआई से? और ह्यूमन माइंड की क्या रिलेवेंसी है अभी भी? कभी कभी हम देख लेते हैं तो कभी हंसी आती है। और ये जो आप मोबाइल में भी हमारे जो जितने भी अगली पीढ़ी के लोग हैं, कहा है तुम पागल हो क्या, तुम ऐसे लिखती रहती हो पहले, फिर जो है नहीं ये करो, तो वॉइस ट्रांसलेशन, ये वो जो टाइपिंग है, फिर मैंने देखा है कि फिर से पीछे जाओ, वो सब करो, ठीक करो, इससे अच्छा है एक ही चीज में लिख के जाओ। दिक्कत केवल यहाँ पे आ रही है कि हाथ से हम जब पेपर पे लिखते हैं, फिर से उसे डीटीपी करवाना पड़ता है। डीटीपी में हमें जो जितने भी हैं फिर से प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, तब जाकर वो छपता है। तो इससे थोड़ी सी हम लोगों की मंद गति हो गई है। मैं कह रही हूँ मंद गति इसलिए हो गई है कि एकदम से पहले क्या था, लिख लेते थे, कवर में डाल के हम भेज दिया है, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा पीछे। फिर मैं अपने आप को मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एआई या गूगल ट्रांसलेट से अभी आप लोग कभी यूज है करके मैडम, देखी है हैं? एआई का मैं देखी, तो हाँ कितना देखा है सेटिस्फाइड मैडम, होती है मैंने वैसे देखा है। ट्रांसलेशन से? पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन? नहीं होगा, उसमें करेक्शंस करने में बहुत जरूरी है, और मतलब बहुत बेसिक से। काम उससे कर ले, फिर से ट्रांसलेशन ह्यूमन माइंड की हाँ, जरूरत पड़ेगी। कभी कभी हम लोग स्केलेटन उसमें देख लेते हैं, लेकिन उस पे कलेवर चढ़ाना पड़ता है ना। हमारा ही काम है। सही बात है, ह्यूमन कभी रिलेवेंट नहीं होगा, रिलेवेंट बना रहेगा। हाँ वो तो है। कभी कभी भी देखिए, मनुष्य मनुष्य होता है, असली असली होती है ना।
नकल नकल होती है। वो जो कहावत है ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। जी जी। मैम आप तो 28 साल तक आपने बच्चों को पढ़ाया है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और कितने बच्चों ने आपके अंडर में रह के, आपके गाइडेंस में रह के पीएचडी अपना कंप्लीट किया, अपना शोध कार्य कंप्लीट किया है। तो आप आजकल के बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप स्टूडेंट के रूप में भी काफी ब्राइट रही हैं। आपने शायद एमए में आपको खुद भी मिला है गोल्ड मेडल, और आपने शुरू भी किया है बच्चों के लिए गोल्ड मेडल का, और आपने बताया कि काफी मेडल अपने अलग अलग लेवल के बच्चों को दे रही हैं। तो थोड़ा सा अपने स्टूडेंट लाइफ की जर्नी और गोल्ड मेडल के बारे में बताएं, और आजकल के थोड़ा बच्चों के बारे में कुछ बताएं। अनुवाद करते समय अनुवाद का पेपर होता है एमए में, इसलिए मैं उसे एनकरेज करने के लिए फिर मैं वहां पर भी मेरे अपने पिताजी के नाम पर उनको मेडल देती थी, सिल्वर मेडल देती थी, हाईएस्ट नंबर लाने अच्छा, के लिए, ताकि वो आगे आकर पढ़े। हाँ, मैं अनुवाद देती के थी, लिए। के लिए भी मैं देती थी, कि ताकि वे लोग जो है आगे आ सके, कर सके। और यकीनन हमारे विद्यार्थी बहुत सारे संस्थानों में वे लोग हिंदी अधिकारी के रूप में हैं, अनुवादक के रूप में हैं, उच्च श्रेणी के अनुवादक हैं, ये जो है निम्न श्रेणी के पहले रह चुके हैं, अब जो वहाँ पे यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और जब 4 दिन पहले मुझे कोरापुट से, उड़ीसा, एक महिला ने फोन किया था कि मैडम हमने आपका जो है अनुवाद जो ये क्या कहते हैं, हिमालय की गोद में हमने जो चौथे पेपर के रूप में अध्ययन करने के लिए हमने उसे लिया है, कि ये अनुवाद की जो जितनी भी समस्याएं हैं उसके आधार पर हम करेंगे, आप हमें गाइडलाइन दीजिए। और पूछते रहते हैं मैडम, ये पूछते रहते हैं। मैं थोड़ी सी, अब हम लोग लास्ट की तरफ, सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं, और जी अभी तक जी। हमने बहुत सारी चीजों पर बात किया है, लेकिन आपकी साहित्य की यात्रा के बारे में बात नहीं की है। आपने काफी रचनाएं की हैं, जिसमें आपने एक नाम लिया हिमालय की गोद में। तो मुझे याद आया कि हिमालय की गोद में एक काफी हिट मूवी रही है हमारी हिंदी की फिल्म की। हाँ तो जी। जब मैंने आपका यह सुनी तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि किस टाइप की भाषा किताबें हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगी, इस किताब के बारे में? हाँ, ये जो है, जहाँ तक मुझे हम साहित्य से जुड़ा, मैंने कहा ना, चौथी कक्षा में पहली बार ईदगाह कहानी पढ़ी है, वो तब से दिमाग में रह गया। उसी तरह से जितनी भी अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु तीनों कहानियां परिवार में लाकर देते थे, वो जो चिपक गई हूँ उसी के साथ मैं। अच्छा। तो तब से बहुत लेकर अच्छा आज हुआ कि तक चिपक गई, कि हम चिपक लोगों को गई हूँ बहुत कुछ बस। मिला है उस चिपकने से। तो तब आप से लेकर आज तक बहुत कुछ, आपके और यानी कि लिखना जब तब आप से चौथी तब क्लास से से हैं तो रहा। कितनी किताबें आज तक आ चुकी हैं आपके, कितने अनुवाद की? मैं कहानियों अभी की या छोटी छोटी आज जो कविताएं उसकी एपिसोड की बात कर रही हूँ। पत्र पत्रिकाओं में तो छपती ही रहती हैं आपकी कहानियां। 31 पुस्तकें हैं मैडम। 21, 31, 31, 31, यानी सह अनुवादकों के साथ। इसीलिए अच्छा। मैंने अलग अलग खाने बनाए हैं, कि जहाँ पर सह अनुवादकों के साथ है, जहाँ पर मैंने अकेले किया है। और रेडियो के लिए भी जो नाटक मैंने अनुवाद किए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रथम पुरस्कार मिला है। हमें कुछ नहीं मिलता है, ये बात अलग है, हमारा नाम भी उसमें नहीं आता हाँ, है, ये लेकिन हैदराबाद आकाशवाणी केंद्र को प्रथम पुरस्कार मिला है, 2 ये बार द्वितीय विडंबना है पुरस्कार। हमारे साथ कि जो मौलिक जिनका हम्म, काम होता है उनको नहीं मिलता है। और यही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे निस्वार्थ लोग होते हैं कि जो कि जिनकी वजह से साहित्य और समाज चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो आजकल ये देखते हैं, आजकल जैसे प्रतिलिपि या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, इवन प्रतिष्ठित पत्र भी अपने वेबसाइट पर ऐसे ऐसे कंटेंट प्रकाशित कर रहे हैं जिसमें डेप्थ कुछ भी नहीं होता है। पब्लिक को थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा सा क्राइम हो, थोड़ी सी इमोशंस हो, इमोशनल ड्रामा हो, वो चलता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं। कई बार का विषय आपने जो बाजारवाद रखा है, यही जी। कारण है। जी सच में, क्योंकि बिल्कुल ये मार्केट हो गया है कि क्या, अब तो यहाँ तक हालत है कि लोग अपने विशेषांक निकलवाने के लिए अपनी जो ये है आत्मकथा के लिए, आत्मकथा नहीं सॉरी, जीवनी लिखवाने के लिए पैसे पे जी। करके जीवनी लिखवा रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ी सी शॉकिंग लगा, लेकिन ये
इक्का दुक्का नहीं है, काफी कॉमन हो गया है। बहुत बहुत ज्यादा। अब जो लेकिन है प्रचार और प्रसार का युग है ना। लेकिन फिर भी कुछ मैं ये नहीं कहूंगी नई पीढ़ी में नहीं है, नई पीढ़ी में भी कुछ लोग अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी पीढ़ी में शायद ज्यादा है, क्योंकि मैं जितने को जानती हूँ उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मेरे नॉन में भी काफी ऐसी लेखिका या लेखक रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े प्रपोजल को ठुकरा दिया है, अपने शर्तों से समझौता नहीं किया है। भले पैसे मुझे कम मिले, लेकिन मैं लिखूंगी वही जो मैं लिखना चाहती हूँ, काम वही मैं- करूंगी जो मुझे करना है। ये ये नहीं, जिद मैंने भी उसूल बना के रखा है मैडम। मुझे भी कहा गया था तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये चाहे मुझे कितना कई लोगों से पता चला है आपके बारे में कि आपके मुफ्त उसूल। में बहुत कुछ किया है, लेकिन हर बार मुफ्त में भी नहीं कर सकते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है, लेकिन अपने उसूलों से समझौता भी नहीं कर सकते। ये अगर आपको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, नई जनरेशन, आपके जनरेशन, सभी के लोग आपको इतना सम्मान दे रहे हैं, इसके पीछे कारण ये है, इतने दिनों से आप अपने पेज को बनाए हुए हैं, लोग सम्मान दे रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। पैसा वही बाजार बात तो कुछ देर अट्रैक्ट जरूर करता है, थोड़ी चकाचौंध होती है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता। अनुभव तो यही बता रहा है। इसलिए जितने लोगों से भी मेरी बात हुई है आपके बारे में या सॉरी, तो सबने यही कहा है कि आपके एक तो नॉलेज जितना है, वास्ट नॉलेज, की सबके अपने आप श्रद्धा होती है लोगों को, और उस नॉलेज को आप अनवरत बनाए हुए हैं, उस नॉलेज को, अनुभव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, एक भाषा भाषी से दूसरी भाषा भाषी तक पहुंचाने के लिए आप प्रयास कर रही हैं। तो इसके साथ ही हम लोग आपसे तो बातें बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रचना आपने 31 कहा है। अगर 31 पर अगर हम एक एक मिनट ही बात करें तो अभी हम काफी लंबा जा सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे थोड़ा सा शॉर्ट में चाहूंगी कि अगर आजकल के लोग जो राइटिंग के एरिया में जाना चाहते हैं, अपना राइटर, एज ए राइटर बनना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, या प्रोफेशन के अनुवाद को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, शिक्षा के लिए तो भी मैं आपसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि आप शिक्षा में भी काफी आपका योगदान है, लेकिन ऐसे यंग जनरेशन को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? अनुवाद के लिए भी लोग ले सकते हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है रोज की रोटी, रोजगार जहाँ मिलती है, सर्चिंग फॉर द ग्रीनर पास्चर्स जो कहा गया है, जहाँ पे हरियाली रहती है वहीं पे लोग जाते हैं। तो जहाँ अनुवाद करने के लिए, आज जाकर पार्लियामेंट में हो या नहीं तो असेंबली में हो या नहीं तो यूनाइटेड नेशंस में, कहीं पर भी तुरंत त्वरित अनुवाद। मैं आशु अनुवाद भी करती हूँ मंच पर, जब आप बोल रही हैं तो मैं आपका अनुवाद करती हूँ, साइंटिफिक ज्यादा नहीं। काफी तो एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए दोनों ही लैंग्वेज में जिसमें आप अनुवाद कर रही हैं, इतनी होल्ड हो तभी और तो। तुरंत तब का तब लेके करना है और उसको पकड़ना है। ये भी मैंने CSIR डायरेक्टर जनरल का भी किया है मैंने, और वो पहुंचाना है मुझे किसानों के पास, यानी वहां उतने नॉलेजेबल पर्सन से यहाँ आकर, यानी दोनों के बीच में एक पुल बनाने के लिए। तो अनुवाद के लिए यानी तो जहाँ पर भी सबसे बड़ी बात है मैडम कि एक दूसरी भाषा सीखना अनिवार्य है, हाँ, होना चाहिए। जब तक दूसरी भाषा हम नहीं सीखेंगे तब तक हम नहीं कर सकते हैं। पर जितने लोग हैं साहित्यकार हैं, अब जैसे प्रभाकर माछुए जी हैं या नहीं तो बालशौरी रेड्डी जी हैं, उनका हिंदी तो उनकी मातृभाषा नहीं है। अरेकपुर रमेश चौधरी जी हैं, ये लोग उनकी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी में लगातार रचनाएं करते रहे हैं, इसलिए कि उनके लगन के बारे में केवल शब्द संपदा भी तो बढ़ती है अगर हम जितनी अलग अलग भाषाएं सीखते हैं, दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, शब्द आते हैं, सोच शैली आती है जी। सबसे पहले एक दूसरी भाषा सीखना अनिवार्य है। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम नहीं कर पाते हैं। और अब धीरे धीरे जो है अंग्रेजी के माध्यम से होना नहीं, बल्कि अपनी भाषा को हमें बनाना चाहिए, मौलिक सूत्रों को, ये सारी चीजों को अपनी भाषा में बनाना अनिवार्य है। तो फिर वहां जाकर हमें अंग्रेजी से तेलुगु या हिंदी में या नहीं तो किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद करने के लिए हमें चाहिए ना। तो ये सबसे मैं यही कहूंगी कि विद्यार्थी को एक अपनी भाषा के अलावा, माध्यम के अलावा
एक भाषा सीखना अनिवार्य है। और ये और सही में उसका हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम संस्कृत से जो चीज डायरेक्ट सीख सकते हैं, भारतीय भाषाएं संस्कृत से आई हैं, लेकिन संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है, होता है, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, और हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, हम्म, क्योंकि भाषा अनिवार्य रूप से संस्कृति से जुड़ी होती है। तो कई बार वहां पर शायद फीलिंग में डिफरेंस आ जाता है, वो भाव नहीं पहुंच पाता पाठक के पास या ट्रांसलेटर के पास। तो सीधा हम संस्कृत से अपनी भाषा में करते हैं तो कितना अच्छा रहता है। तो संस्कृत अनिवार्य रूप से सीखेंगे तो हमें चाणक्य नीति आज भी जब हम पढ़ते हैं, या नहीं तो जितने भी हैं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम दिया है, या नहीं तो रामायण में, भागवत में, भारत में जितने भी राजनीतिक सूत्र हैं, जैसे कहा गया है, जब राजा दिलीप के बारे में रघुवंश में कालिदास ने यही कहा है ना, कि वो उसी प्रकार से कर वसूल करते हैं जैसे एक सूर्य जो है समुद्र का पानी निकाल के मेघ के रूप में उसे बरसाते हैं। तो राजा का यही दायित्व है कि कर वसूल करो, लेकिन प्रजा के हित के लिए उसे लगाओ, है ना। हमें तो जब तक हम पढ़ते नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो एक भाषा सीखना अनिवार्य है, मैं तो यही कहूंगी। चलो मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा है कि कभी फिर भी हम मिलेंगे, आगे किसी और टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। जी जी जरूर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार। सेलिब्रेटिंग लाइफ के लिए मुझे अपने धन्यवाद कहना बहुत जरूरी है कि आपने पॉडकास्ट के लिए आप मुझे चुना है, और आप भेजेंगे हमें तो हाँ हम देख बिल्कुल सकते हैं। जी मैम। मुझसे मुझसे ज्यादा मेरे फ्रेंड्स एक्साइटेड रहते हैं जो हमारे साथ स्कूल से पढ़े हुए हैं, 50 साल के बाद हम जुड़े हैं, है ना। हाँ तो अब हम उनको लगता है कि तुम ये सब कैसे कर रही हो, तो ये उनके लिए अच्छा है। हाँ, ये होता है, और कहते हैं ना कि एक दूसरे को इससे मोटिवेशन मिलता है। अगर हम लोग भी करते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे भी मिले। मैं एक छोटा सा, मतलब ये तारीफ नहीं कह के, हमारी एक थी जो कि एक लेडीज मिली थी, जिनका ऐसा कुछ हुआ था कि उनके बेटा खत्म हो गए रोड एक्सीडेंट में, और वो कुछ होता है ना कि इतनी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उनके पापा नहीं कुछ कर रहे थे, तो वही पढ़ा लिखा के, पढ़ी लिखी थी नहीं, सिलाई उलाई करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाई, जुलाई में जॉब की, अक्टूबर में उनके बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन धीरे धीरे उनको एक चीज आती थी, उनको गाना गाना ही आता था, लोकगीत आती थी उनको, और धीरे धीरे उनको गीत के माध्यम से ही, और उस गीत को फिर मैंने ही अपलोड करना शुरू किया, कि लोग जब देखने लगे तो धीरे धीरे अपने दुख से वो उभरने में उनको हेल्प मिला। दूसरे से लोग भी जुड़ते हैं तो तकलीफ को तो हम बांट नहीं सकते, लेकिन कम नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे जब दूसरे से मिलते हैं, कुछ क्रिएटिविटी दिमाग में आती है, तो उस तकलीफ से निपटने में जरूर हेल्प मिलता है। जरूर। तो आप जो जैसे लोगों ने सकारात्मक दृष्टिकोण, कितने आप लोगों को बहुत आप लोगों ने किया है मोटिवेट। आप बहुत बड़ा काम करें। हालांकि हमारे दोस्तों में बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब कुछ हैं, उनका अलग है, मेरा ये अलग है। कभी कभी मैं कहती हूँ कि मैं तो डॉक्टर यानी घी तोरई जैसी हूँ, उसमें घी नहीं रहता है, मैं डॉक्टर नहीं। लेकिन इलाज तो कर सकते हैं साहित्य के माध्यम ये टिकाऊ इलाज होता है। से। अगर आपके कोई चीज आपके दिमाग को, मन को, मस्तिष्क को ठीक करता है तो वो टिकाऊ होगा, टैबलेट से ज्यादा असर करता है, और लॉन्ग टर्म रहता है विदाउट साइड इफेक्ट के। 30 साल पहले जो विद्यार्थी पढ़े हैं वो भी मिलते हैं तो कहते हैं, मैडम आपने उस दिन जो बात कही थी वो हमने गांठ पकड़ ली है और हमने रख लिया है, वो हम अभी पढ़ाते समय हम भी वही काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। जी जी, धन्यवाद, आपने इतना जो है मेरे लिए